वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया जुड़ गए हैं हमारे साथ। वाइट ओक कैपिटल इंडिया के सबसे बड़े फंड मैनेजमेंट में से अब एक है। उनसे बात करते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपके मॉर्निंग। पास एफआईआई और डीआईआई दोनों की पल्स रहती है, क्योंकि आपके पास डोमेस्टिक फंड भी है और आपके पास एआईएफ भी है। और आप बताइए इस समय क्या हो रहा है मार्केट में, और क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस होगी आपकी इन लेवल्स पर, खास तौर से जो हमने लास्ट 2 दिन में मिड कैप में एक ब्रूटल फॉल देखी है उसके बाद। जी एक्चुअली पिछले थोड़े समय से जब भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मेरा ऐसा मानना रहा है कि मार्केट में थोड़ा काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में, अगर आप मार्च 2023 से लेकर के अभी तक के समय तक देखें तो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बहुत ही शार्प मूवमेंट आ गया, खास करके माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, ये सबको लेकर के। एनेक्डोटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि लास्ट ईयर माइक्रो कैप नाम का शब्द भी किसी के जबान पे या किसी के लेक्सिकॉन में था नहीं। लेकिन अगर आप पिछले थोड़े समय में देखें तो जितने भी म्यूचुअल फंड निवेशक हैं या जो भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, वो काफी डिमांड थी कि स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स इसके ऊपर, आई मीन जैसे हमारी नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन हमको भी इंक्वायरीज आती थी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप कब लॉन्च करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि एनेक्डोटली पिछले 6 महीने में समझ में आ रहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप की डिमांड, स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर का जो अटेंशन है वो पास्ट से डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होता जा रहा था। और मार्च 2023 में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 5 ईयर हाई के भी नीचे था, मतलब 2018 के लेवल के आसपास या उससे थोड़ा नीचे था। और वहां से सडनली एक बहुत शार्प मूवमेंट आया। तो पिछले 2-3 महीने में मैंने देखा कि स्मॉल कैप, मिड कैप के ऊपर इन्वेस्ट करने की इंक्वायरीज काफी बढ़ रही थी। दूसरी बात, अगर आप देखें एसएमई आईपीओज, माइक्रो कैप्स, अगर आप देखें कोई भी आईपीओज का रिटेल पार्टिसिपेशन, तो एनेक्डोटली ये सब चीजें थोड़ा टॉपिश बिहेवियर जता रहा था। और यही हमारा व्यू है। इनफैक्ट आप जानते हैं हमने स्मॉल कैप फंड लॉन्च भी नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया या उसको थोड़ा आगे कर दिया हम लोगों ने। तो मेरा मानना ये रहा है कि थोड़ा सा एग्जूबरेंस था उसमें। और अभी भी अगर आप देखें तो देखिए, मार्केट का चलन है, करेक्शन आना अच्छी बात है, इट्स हेल्दी थिंग। एक तरफा अगर चलेगा तो रिस्क को तो लोग भूल ही जाएंगे। और रिस्क के तौर पे अगर आप देखें तो ग्लोबल मैक्रो है, ऑयल प्राइसेस है, ग्लोबल इकोनॉमी है, यूएस का अभी भी कोई परिणाम या नतीजा नहीं निकला है। हम 0 इंटरेस्ट रेट से 6% की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उसका कोई असर या परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। मार्च में एक मामूली सा परिणाम देखने को मिला तो हम 16,600 पे पहुंच गए थे। तो आई थिंक क्या है कि रिस्क जो पिछले साल थे, थोड़े बहुत रिस्क वो अभी भी हैं, आगे जाकर के जनरल इलेक्शन भी है। तो सारा का सारा ब्यौरा लेने पे, सारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आप रखें तो रिस्क कई सारे जहां थे वही है, लेकिन बहुत शार्प एक मूवमेंट आ गया। तो सावधान रहना, सतर्क रहना वैसे भी जरूरी जरूरी था और अभी भी जरूरी है, ऐसा मैं मानता कोई पर्टिकुलर पॉकेट्स जहां पर आपको लग रहा हो, आशीष जी, जैसे आपने स्मॉल कैप माइक्रो कैप की बात की, कोई हूँ पर्टिकुलर जी। पॉकेट्स जहां पर बहुत ही ज़्यादा एग्जूबरेंस हो गई है, बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हैं वैल्यूएशंस, और इवन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी करंट प्राइसेस पर शायद एक फिजिबिलिटी नहीं है। तो अनुज जी, एक्चुअली जितने भी लोग हमसे बात करते हैं, एटलीस्ट मुझसे जितने लोग बात करते हैं, और कभी कभार सजेशन, जैसा आप पूछ रहे सजेशन पूछते हैं, तो मैं पिछले 2-3 महीने से, मतलब अगर आप 2-3 महीने का ब्यौरा लें तो आप समझ सकते हैं कि गलत था मेरा एडवाइस। लेकिन और अभी भी ऐसा कोई सही है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस मकाम पे हम हैं उस मकाम को देख कर ही अपना फीडबैक या सजेशन दे सकते हैं। तो थोड़े समय से जो भी मुझसे चर्चा करते हैं, मैं हमेशा उनको यही कह रहा हूँ कि भाई, डोंट बी इन अ हरी। बड़ा पैसा लगाना, लमसम पैसा लगाना, उससे अच्छा तो आप सारे रिस्क को ध्यान में रखते हुए और मार्केट का लेवल ध्यान में रखते हुए, हम लोग जैसे म्यूचुअल फंड की भाषा में बोलते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पैसा आप लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखे रहिए, और आने वाले 9, 10, 12 महीने में धीमे धीमे आप स्टैगर करिए इसको। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं कि मार्केट में पैसा लगाने के लिए हमको प्रोबेबिलिस्टिक होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए अपना पोर्टफोलियो ओपन माइंडेड होना चाहिए या अपने कुछ डोर्स ओपन होने चाहिए। तो काफी समय से हम यही बोल रहे हैं कि पैसा स्टैगर करके लगाइए। बड़ा पैसा लगाना, लमसम लगाना,
या ऐसा कोई सोच रखना कि भाई मार्केट हाथ से निकल जाएगा, मार्केट भाग जाएगा, ये सारी चीज़ों से गलतियाँ होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो आपने मुझे, मैं जानता हूँ आपने पॉकेट्स के बारे में पूछा, बट मैं ओवरऑल मार्केट के बारे में ही लोगों से ये कह रहा हूँ थोड़े समय से कि स्टैगर करके डालिए, डोंट बी इन अ हरी। और रीसेंट पास का जो 3-4 महीना है उसको आगे इतना एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। और इवन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है अनुज सर, तो मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी ये चाहता है कि भाई आज मैं अगर पैसा लगाऊं और अगले महीने 2 महीने में समझो 10% की गिरावट आती है, तो कोई कितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एंट्री पॉइंट के बाद गिरावट ज्यादा लोगों को बर्दाश्त होती नहीं है। तो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म तो मुश्किल ही है। और मैं, अगर आप मुझे बोले कि यहाँ से 2 साल का भी पर्सपेक्टिव है, समझिए हम 2023 में है, अगर कोई 2025 तक भी रुकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी पॉजिटिविटी है, काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है। लेकिन ये मीडियम टर्म बोले या लॉन्ग टर्म बोले, एंट्री के बाद तुरंत करेक्शन किसी को पसंद नहीं आता है। तो बोलने वाली बात यह है कि वेदर यू आर, आप अगले 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना एंट्री पॉइंट सबको प्यारा होता है, शुरुआत का एक्सपीरियंस सबको प्यारा होता है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगले 6-9 महीने में स्टैगर करके एंट्री लीजिए इक्विटी में। जी हाँ, बहुत सही बात बोली आशीष जी आपने। और अगर एंट्री पॉइंट ही खराब हो जाए तो हमने ट्रेडर्स को इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स को ट्रेडर में तब्दील होते हुए देखा भी है। अच्छा आशीष जी, एक प्रश्न जो मैंने आपसे भी पूछा था और कई और विश्लेषकों से जब इस कार्यक्रम में बिग मार्केट वॉइसेस में अपीयर होते हैं, अप्रैल में जब हमें एक रेट हाइक के प्रोसेस में पॉज मिला था, उस वक्त हमको एक फीलिंग आ रही थी कि अब डेट को अपने पोर्टफोलियो से धीरे धीरे कम करना चाहिए, और उस वक्त इक्विटी ने भी जोर पकड़ लिया था। बट क्रूड एट 92 वंस अगेन, हालांकि हमारा इन्फ्लेशन, आई थिंक वेजिटेबल्स प्राइसेस थोड़े से कम हुए तो आपको थोड़ा फिगर ठीक लगेगी, बट ग्लोबली इन्फ्लेशन और क्रूड जो कभी भी इसको बहुत बड़े तरीके से पुश कर सकता है, फिर 92 पे, इट्स अ रिस्क। वो जो एक फीलिंग आ रही थी कि डेट का पोर्टफोलियो थोड़ा सा अपना कम करना चाहिए, इक्विटी को वरीयता देनी चाहिए, आपका व्यू क्या है उस पर? क्या डेट पे अभी भी कमिटेड रहें बहुत स्ट्रांगली, या फिर उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में? तो एक्चुअली वीरेंद्र जी, क्या है कि थोड़े समय से यूएस में कभी हाँ कभी ना वाला माहौल चल रहा है ना। अगर आप देखिए मार्च 2023 में जब 3-4 बैंकों का, 3-4 बैंकें जब वहां पे समझो फॉर लैक ऑफ एनी अदर वर्ड डूब गई या उनको बेल आउट करना पड़ा, तो उससे लोगों को ऐसा एक राहत मिली, एटलीस्ट इंडिया में तो राहत मिलनी चाहिए थी उस समय, कि भाई चलो अब कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं पे ये लोग रेट हाइक्स को पॉज कर देंगे, और थोड़े समय के बाद शायद कहीं ना कहीं रेट कट भी हो सकता है, डॉलर भी अपनी अप्रिसिएशन छोड़ देगा, रुपया भी अपना थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे यहाँ पे भी रेट कट होने की पॉसिबिलिटी होगी। इस तरीके की आशाएं बन रही थी मार्च के उस एपिसोड के बाद। लेकिन अब अगर आप देखें तो, इसीलिए मैंने कभी हाँ कभी ना बोला, क्योंकि अब अगर आप देखें तो फिर से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई नहीं, यूएस की आर्थिक व्यवस्था में बहुत कम ऐसे आसार नजर आ रहे हैं जिसको आप एक स्लो डाउन या रिसेशनरी फेज की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है अब कि भाई और रेट हाइक्स की आवश्यकता है। तो जब तक यूएस में रेट हाइक्स हो रहे हैं तब तक डॉलर स्ट्रांग रहेगा। डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो जाहिर सी बात है कि रुपये के ऊपर प्रेशर बनेगा। आप देखिए रुपया कभी 81-82 तक पहुंच रहा था, अब फिर 83-84 के रेंज की तरफ हमको दिखा। हमारे फॉरेक्स रिजर्व $7-8 बिलियन घट भी गए इसकी वजह से। तो आपको दिखता है कि भाई 83-84 तक आ गए, पहले 81 की तरफ जा रहे थे, अब 84 की तरफ जा रहे हैं। तो ये बाहर के माहौल का ही प्रेशर है, और बाहर का माहौल अगर ऐसा रहेगा तो हमारे यहाँ पे भी रेट कट होने की डिफिकल्टी है। तो लंबा जवाब दिया मैंने आपको, लेकिन अभी क्या है कि डेट में, आमतौर पे डेट में या लॉन्ग टर्म डेट में लोगों को एक्सपोजर तब बढ़ाना चाहिए जब उनको पता है कि भाई कहीं पे फोर्सिएबल फ्यूचर में रेट कट्स होंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बॉन्ड प्राइसेस में हमको अप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसी सोच भी थी, हमारा 10 ईयर बॉन्ड 7 के नीचे भी गया था, लेकिन फिर 730, 740 इस तरीके का रेंज हमको देखने को मिला। तो बॉन्ड मार्केट को लेके या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को लेकर के फिलहाल तो मैं कहूँगा अनसर्टेनिटी है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। यूएस का अगर पूरा मामला जब तक हमारे पीछे नहीं है, जब तक ये कभी ना यूएस में चल रहा है, तब तक आप इसको श्योरिटी के साथ एक कॉल नहीं ले सकते इसके ऊपर। तो चाहे डेट हो चाहे इक्विटी हो, थोड़े समय के लिए प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, ओपन माइंडेड रहना
ये सब चीजें जरूरी है। और थोड़े समय से मेरा मतलब है आने वाले 6 महीने कम से कम। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भाई ऐसा कोई बेरिश व्यू नहीं है, लेकिन बुलिश व्यू अगर 2-3 साल के आगे आप पार करें तब बनता है। लेकिन आने वाले 6 मंथ्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्लियर डायरेक्शन मिलना मुश्किल है, और इस तरीके की ऊंच नीच के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये जो 6 महीने की समय अवधि आपने कही ना आशीष जी, आप यकीन मानिए इतना सटीक अवधि है, क्योंकि आप इन्हीं अवधि के बाद शायद इलेक्शंस की तरफ बढ़ चुके होंगे। और ऐसे में अभी 2-3 स्पेस मेरा व्यू, मैं जानना चाहता हूँ उस पर आपका व्यूज़ क्या है। एक तो OMCs, ऑल मार्केटिंग कंपनीज, PSUs जिनमें बहुत अच्छा रन अप आ चुका है, या फिर वो कंपनियां जो कि एग्री कारोबार में है, जिनका रूरल इंडिया की तरफ काफ़ी फोकस है। आपका व्यू क्या है इन दोनों खेमे पे? पहले PSUs, जहां पर इस बार ऐसा पैसा बना जो कि हिस्टोरिकली हम में से किसी ने नहीं देखा था। आपका टेक क्या है, क्या करना चाहिए इस वक्त जो कि अच्छा पैसा कमा के बैठे हैं PSUs में, चाहे वो बैंक्स हो चाहे दूसरे PSUs हो? एक्चुअली ऐसा है कि PSUs को आमतौर पे लोग एक कोहॉर्ट या एक थीम बना के चलते हैं, और ये मानना पड़ेगा टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अनलीश किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, आप चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे रेलवेज हो, डिफेंस, हर जगह पे अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एम्पावर करके उनको एक तरीके से एक टूल बना करके आगे स्पेंडिंग को बढ़ावा देना, उसमें काफी बढ़िया काम हुआ है। और शायद उसी की वजह से ये एक्सुबरेंस और ये एक्साइटमेंट हमको देखने को मिला है। लेकिन साथ ही साथ में, जैसे आपने इलेक्शन का रेफरेंस निकाला, तो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो स्पेंडिंग का फोकस होता है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ जाता है आखिरी साल में, ऐसे जैसे हम अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात, कोविड के बाद के शेप रिकवरी, रूरल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, अर्बन कंजम्पशन वर्सेस रूरल कंजम्पशन, काफी सारी चीजों के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे एबनॉर्मली हाई रिटर्न्स आपके बने हैं, समझो कि आप सोचते हैं कि भाई ये स्टॉक में या ये सेक्टर में या शायद पूरे बाजार में, अगर आप फलाना फलाना आप सोचते हैं कि भाई मेरा समझो 15% रिटर्न बनना चाहिए, 12% बनना चाहिए, जो भी आप कुछ एक सोच रखते हैं, अगर आपके सोच से कई ज्यादा आपका रिटर्न बन गया है, तो फिर इट डजेंट मैटर कि आप किस ट्रिगर के राह देखे नहीं देखे। द पॉइंट इज कि आपकी सोच से बहुत ज्यादा अगर आपका रिटर्न बन गया है, तो कहीं ना कहीं पे ये सही रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, कहीं और अदर वैल्यू पॉकेट्स या कुछ और तरीके में आप इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई करें, ये जरूरी रहता है। और ये बात भी सही है कि भाई अगर एक साल के अंदर अंदर 9-10 महीने में समझो इलेक्शन हैं, तो प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, फोकसेस चेंज होते हैं, न्यूज़ फ्लो और हेडलाइंस भी चेंज होते हैं। तो हर तरफ से, जैसा मैंने पहले भी बताया, हर तरफ से इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना, ओपन माइंडेड रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और इलेक्शन का आउटकम भी कोई प्रेडिक्ट या फोरकास्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप सोचते भी हैं कि भाई चलो हमको कंटिन्यूटी मिलेगी, जो अभी के आसार नज़र आ रहे हैं, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको कंटिन्यूटी मिलेगी, और अगर कंटिन्यूटी मिलती है तो भी किस तरीके का फॉर्मेशन होता है, कितना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ों के प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। ओके। अच्छा, आज फार्मा स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है आशीष जी, और इनफैक्ट पिछले कई दिनों से देखा है हमने, थोड़ी बाइंग यहाँ पर लौटी है। ये क्या एक अंडर ओनरशिप का करेक्शन है या फिर कुछ और है आपके हिसाब से? डेफिनेटली अनुज जी, अगर पूरा मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट आता है और कुछ सेक्टर्स या कुछ पॉकेट्स में बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है, जैसे हमने PSUs, डिफेंस, स्मॉल एंड मिड कैप्स, ये सब बातें की, तो जाहिर सी बात है कि जब एक ब्रॉड मूवमेंट आता है तो फिर रिलेटिव वैल्यूएशन या क्या चीज़ नहीं चली है, कहाँ पे वैल्यू इमर्ज हो रही है और कहाँ से वैल्यू निकल रही है, इसकी वजह से एक सेक्टर रोटेशन जरूर उनको देखने को मिलता है। और एंड दिस इज वेलकम, ये पॉजिटिव चीज़ है ये, क्योंकि कम से कम अगर एक सेक्टर रोटेशन होगा, मार्केट में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो मार्केट का परफॉर्मेंस सस्टेनेबल रहेगा। जब तक नैरो मूवमेंट होती है, उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। ओके। और आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है आशीष जी, क्योंकि बड़ी रैली आ चुकी है लोअर लेवल से, और अब वापस ये स्टॉक्स में जो वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया था 6 महीने पहले, अब शायद वो उतना नहीं रहा है। तो उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2021 के बाद से लेके अभी तक देखें,
तो एक तरीके से फार्मा और आईटी में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन इसलिए होता है, दो कारणों की वजह से होता है। एक तो रुपए का ट्रेंड जिस तरफ बनता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट का संतुलन मार्केट में चेंज होता है, क्योंकि निफ्टी 500 या बाजार जो हमारा टोटल है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, बाजार तो पूरा का पूरा बाजार है। लेकिन जब रुपया डेप्रिशिएट होने लगता है या बाहर का प्रेशर नजर आता है तो आपको दिखता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में थोड़ी बॉयंसी आती है। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है जो हमने पहले डिस्कस किया कि भाई रिलेटिव वैल्यू कहाँ पे होती है, रोटेशन कहाँ पे होना चाहिए। और तीसरी बात यह भी है कि ओवरऑल आप लंबे अरसे का हिस्ट्री अगर आप देखें तो यूएस को लेकर के या ग्लोबल इकोनॉमी या यूरोप को लेकर के आईटी में हमेशा ये देखा गया है कि भाई 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का कोई न्यू बिजनेस डेवलपमेंट में स्लो डाउन इस तरीके का होता है, लेकिन लंबे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में कभी कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो एक्सेसिव पेसिमिज्म हो जाने की वजह से आपको रोटेशन या एक तरीके का मूवमेंट दिख रहा है। और अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियोज में अभी भी मिड कैप आईटी के ऊपर ज्यादा एक्सपोजर है बजाय इसके कि केवल बड़ी कंपनियों को देखा जाए। ओके आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, स्पेसेस पे, इंडस्ट्रीज पे, डेट पे भी आपने खुल के अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। अब लौट के आते हैं इंडस्ट्रीज के स्तर पे। अनुज कुछ परेशान है, कुछ दिक्कत में है, मिड कैप्स अभी भी लॉसेस में। अब एचडीएफसी बैंक ने बिल्कुल उल्टी परिस्थिति कर दी, 1643 डे हाई पर। बिल्कुल कितने क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं आज? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। अवॉइड ही करेंगे अभी कुछ टाइम के लिए ट्रेड्स भी। और देखिए मिड कैप जिस तरीके से गिर रहे हैं ना, फिर से मिड कैप इंडेक्स अब 1% नीचे, और कल से अब तक के बीच में मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1750-1800 पॉइंट गिर चुका है। ये एक बड़ी करेक्शन है अब इस समय, छोटी मोटी करेक्शन नहीं है अब ये। और मिड कैप में करेक्शन ऐसी आती हैं, ऑर्डरली नहीं होती है करेक्शन। जब गिरते हैं ये स्टॉक्स तो इसी तरीके से गिरते हैं, और सेकेंड डे रनिंग। लेकिन ठीक है, निफ्टी स्टेबल है, निफ्टी में रेजिलियंस है, और कोई ना कोई स्टॉक रेजिलियंस दिखाई रहा है। कल टीसीएस ने हेल्प कर दी थी, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने हेल्प कर दी, आज एचडीएफसी बैंक आ गया और रिलायंस आ गया। एक बार रिलायंस का भी इंटरडे ले आइए, इन दोनों स्टॉक्स ने हेल्प कर दी। एचडीएफसी बैंक अच्छा घूमा, लोअर लेवल से बहुत शानदार घूमा, और रिलायंस इन्होंने हेल्प कर दिया आज मार्केट की। तो खैर अब इस शो को यहीं विराम देंगे। नीरज जी आ गए स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए, उनके पास चलते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल, आज मिड कैप की धुलाई अगले दिन भी कंट्री 400 पॉइंट करीब नीचे। देखते कहाँ सेटल होता है, कहाँ रुकता है ये। लेकिन निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी होल्ड कर रहा है, निफ्टी में रेजिलियंस है, कोई ना कोई